बहनों भाइयों, जय श्री राम। इंद्रधनुष के ज्योतिष अंक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ज्योतिष में सूर्य ग्रह के महत्व को जाना था, आज हम ज्योतिष में चंद्र का क्या महत्व है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था कि सूर्य जो है वह ग्रहों का राजा है। तो यदि सूर्य राजा है तो चंद्र रानी है। चंद्र का महत्व भी उतना ही है जितना सूर्य का। और भारतीय ज्योतिष में तो चंद्र को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। किसी की राशि का निर्धारण भी चंद्र को देखकर ही किया जाता है। चंद्र जिस राशि में होता है वही उस व्यक्ति की राशि होती है। जैसे मान लीजिए यदि चंद्रमा 4 नंबर की राशि में लिखा हुआ आपको दिखेगा कुंडली में, तो चौथी राशि होती है कर्क। तो आप ये समझिए कि उसकी राशि कर्क है, या 5 में है तो आप समझेंगे कि उसकी राशि सिंह है। तो जैसा कि मैं अपने पिछले ज्योतिष के अंकों में बतलाया था कि ज्योतिष में लग्न का बहुत बड़ा महत्व होता है। लग्न से ही पूरी जानकारियाँ, अधिकांश जानकारी व्यक्ति के बारे में होती हैं और उसी के से निर्धारित किया जाता है व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का स्वभाव आदि। किंतु जैसा लग्न का महत्व है वैसा ही चंद्र लग्न का महत्व होता है। चंद्र लग्न अर्थात चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि को चंद्र लग्न मान लिया जाता है, उसे चंद्र लग्न मान के रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी लग्न तो है सिंह, लेकिन यदि आपका चंद्रमा मीन राशि में है तो एक आपकी कुंडली बनेगी लग्न की जैसी है वैसी, एक जो दूसरी कुंडली बनेगी उसमें लग्न की जगह पर मीन राशि वाले भाव को रखा जाएगा और उसके बाद गिनती शुरू होगी, तो वो चंद्र लग्न कहलाती है। कई बार क्या होता है कि हम लग्न से किसी बात पर निर्णय लेते हैं और वो हमें पता चलता है कि वह निर्णय उचित नहीं है, सही नहीं हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए कैसे किसी ने कहा कि विवाह में बाधा क्यों आ रही है। हमने उसकी कुंडली देखी और लग्न की जो लग्न कुंडली है उसी से निर्णय लिया कि इसमें तो कोई ऐसे बाधा पहुंचाने वाले ग्रह है नहीं, तो फिर क्यों नहीं आ रही है। तत्पश्चात फिर हमने उसको चंद्र लग्न से देखा तो यहाँ स्थिति दूसरी बिल्कुल नजर आई। उसमें सारी बाधाएं समझ में आ गई कि किस कारण से विवाह में बाधा आ रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति की लग्न ज़्यादा प्रभावी होती है तो किसी की चंद्र लग्न प्रभावी होती है, तो उसको जो फल मिलते हैं वो चंद्र लग्न से फल मिलते हैं या कभी लग्न से मिलते हैं। तो इसलिए हमें दोनों ही लग्नों का विचार करना जरूरी होता है, लग्न से भी और चंद्र लग्न से भी। तो इसलिए आपने देखा कि चंद्रमा का कितना बड़ा महत्व है। जैसे सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी, उसी तरह सूर्य यदि आत्मा है तो चंद्र जो है वह व्यक्ति का मन है। और मन कितना महत्वपूर्ण होता है ये आप सभी जानते हैं। हम मन से ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं। सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी यदि हमारा मन दुखी है तो हम ये कहते हैं कि ये दुख है, कि हम दुखी हैं। क्यों इसका निर्णय हम चंद्र को देखकर ही कर सकते हैं। चंद्र पर पड़ने वाले प्रभाव से देख के ही हम उस व्यक्ति के मन की
मन के बारे में जान सकते हैं कि उसका मन किस प्रकार का है और वो किस प्रकार के विचार करता है। यहाँ तक की जानकारी हमको उसकी चंद्र की स्थिति देखकर पता चलती है। तो मन में पड़ने वाले प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र को बदलते हैं। यदि चंद्रमा पर बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, चंद्रमा यदि क्षीण हो, तो उसका मन अस्थिर, चंचल और किसी निर्णय पर ना पहुंचने वाला भी होता है। तो इसलिए आपने देखा कि चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा मनसो जाता है, यह कहा भी गया है ज्योतिष में, इसलिए चंद्रमा को बहुत ही महत्व दिया गया है। अब आप देखें कि चंद्र जो है वह कर्क राशि का स्वामी होता है, कर्क राशि का स्वामी है, किंतु इसकी जो उच्च राशि होती है वो होती है वृषभ और नीच राशि होती है वृश्चिक। अब चंद्र किनको प्रभावित करता है, चंद्र किसका प्रतिनिधित्व करता है, यह सब भी हम अब जानेंगे। चंद्र को शैशव अवस्था का भी प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। कई बार आपने सुना होगा कि ज्योतिषी देखकर बताते हैं कि इस बच्चे को बालारिष्ट योग है, ये सुना होगा आपने। बालारिष्ट योग यानी जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक उसको शारीरिक कष्ट या उस मृत्यु तक का अंदेशा होता है। तो ये बालारिष्ट योग वो होता है, और इसलिए बालारिष्ट योग को देखने के लिए आपको चंद्रमा को ही देखना होता है कि उसकी चंद्रमा की स्थिति क्या है। यदि चंद्रमा क्षीण होगा तभी बालारिष्ट योग होता है। तो इसलिए ज्योतिषी कहते हैं उसको चंद्रमा को बलवान करने के लिए इसको चंद्र से संबंधित चांदी का चंद्रमा उसके गले में पहनाएं या मून स्टोन पहनाएं आदि आदि। कई बार छोटे बच्चों को चोट लगती है, बीमार हो जाते हैं, ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी चंद्रमा को पहनाया जाता है, चांदी का चंद्रमा उसके गले में पहनाया जाता है। तो शैशव अवस्था का प्रतिनिधित्व होता है। अब इसके साथ साथ देखिए कि चंद्रमा की दिशा कौन सी है। हर ग्रह की एक दिशा होती है, जैसे सूर्य की पूर्व होती है तो चंद्रमा की उत्तर पश्चिम होती है। यह सब इसलिए बतला रहा हूँ मैं आपको कि इन सभी बातों का हमको फलित कथन में इनका उपयोग होता है। यदि हम चंद्र के बारे में जानेंगे पूरी तरह तो हम किसी चीज़ पर निर्णय सही ले सकेंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न कुंडली में किसी ने प्रश्न किया कि भाई अमुक की शादी किस दिशा में होगी, और यदि हमको उसमें देखने में पता चल रहा है कि जिस जगह से हमको देखना है वहाँ पर चंद्र की स्थिति बलवान दिख रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्र की दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की दिशा में विवाह होगा, या गया व्यक्ति या गुमी हुई वस्तु कहाँ पर है तो हम उसकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं कि उत्तर पश्चिम की ओर है, यदि वहाँ पर चंद्र उसमें संकेत दे रहा हो तो। इसी तरह से ऋतुओं में वर्षा ऋतु मानी गई है। इसका तत्व जो है वो जल है। इसकी जो वर्ण है जो है वो वैश्य है, वैश्य वर्ण का होता है ये चंद्रमा। और जल तत्व का होने के कारण नदी, तालाब, कुएं, समुद्र आदि पर चंद्रमा का अधिकार होता है। चंद्र को माता का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है, माता का प्रतिनिधित्व भी चंद्रमा करता है।
यदि आपको किसी की माँ के बारे में जानना है, उस व्यक्ति की जिसकी कुंडली है उसकी माता के बारे में पता करना है, तो चतुर्थ भाव के साथ साथ आपको चंद्रमा का भी विचार करना आवश्यक होता है। उसके बाद आप उनकी माँ के बारे में बता सकते हैं। तो चंद्रमा माता का भी प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा आपको, अब देखिए, शरीर में किन अंगों को प्रभावित करता है। वो शरीर में छाती को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और इसी कारण चंद्रमा से संबंधित रोग कौन से होते हैं? कफ और रक्त का प्रतिनिधित्व होने से कारण रक्त से संबंधित दोष भी चंद्रमा से पता चल सकते हैं। चंद्रमा की यदि स्थिति खराब है तो रक्त से संबंधित विकार होने की संभावना होती है। कुछ लोग रक्त को मंगल का माना जाता है कारक, लेकिन मंगल अस्थि मज्जा का, बोन मैरो का, मसल्स का कारक है। रुधिर का या रक्त का कारक चंद्रमा ही होता है। ये तो हुआ कि भाई कफ से संबंधित रोग, चंद्रमा से संबंधित थूक, गर्भ स्थान, ये जो है इनको चंद्रमा प्रभावित करता है। इसके साथ साथ इसका जो इसका रस होता है नमकीन। ये नमकीन पसंद होते हैं चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति। और चंद्रमा का अधिकार कहाँ पर होता है? कौन से रस पर? जिह्वा पर होता है, जिससे कि स्वाद का पता चलता है। इंद्री, जो अपनी इंद्रियों का अपन विचार करें तो चंद्रमा जो है जिह्वा यानी स्वाद का कारक होता है। इसके साथ साथ बाईं आँख का कारक चंद्रमा होता है। और यदि मान लीजिए, अब देखिए, आपको देखना है कि उसकी आँख के बारे में, किसी ने आँख के बारे में बताया, तो आप उसके लिए चंद्रमा पर विचार जरूर करें, तब आप उसका सही निर्णय ले सकेंगे। 12वें भाव से तो देखेंगे बाईं आँख के लिए, लेकिन इसके साथ साथ चंद्रमा का भी आपको विचार करना आवश्यक होगा। तो बाईं आँख का प्रतिनिधित्व भी चंद्रमा करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल तत्व होने के कारण जल से संबंधित इसकी बातें देखी जाएंगी। जैसे मान लीजिए यदि आपने किसी के व्यवसाय के बारे में तय करना है, तो यदि व्यवसाय द्योतक ग्रहों भावों पर चंद्रमा का और उसके साथ अन्य जलीय ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति जल या दूध आदि का व्यापार करेगा। इसी तरह इसके जो देवता हैं वो हैं शिव और पार्वती की पूजा चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति को ज़्यादा लाभदायी होती है। जल तत्व होने के कारण आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये बहुत कम लोग इसके बारे में विचार करते होंगे, कि आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन ज़्यादा बलवान होता है, उस समय पर ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में। यानी पानी को समुद्र अपने आकर्षण से खींचता है, तो उसके कारण पानी ऊपर उठता है। तो चूंकि जब समुद्र के जल को वो खींच सकता है, तो आपका शरीर, जिसमें अधिकांश 72% जल होता है, वो आपके जल को भी खींचेगा। इसीलिए अधिकांश रूप से
आपने ध्यान दीजिएगा, ये सोच की बात है कि पूर्णिमा के दिन अधिकांश रूप से आत्महत्या, हत्या आदि होती हैं। इन दिनों में जो मानसिक रूप से मानसिक विकार से ग्रस्त होते हैं, उनकी समस्या बढ़ जाती है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन। यानी समझिए कि चतुर्दशी से लेकर पूर्णिमा और अमावस्या, इन दिनों में ये मानसिक रूप से जो पीड़ित हैं उनकी समस्या बढ़ जाती है। और क्योंकि पागलपन को भी देखा इसी से जाता है। यदि आपका चंद्रमा क्षीण है और बुध भी आप उसमें अशुभता ला रहा है, बुध स्वयं भी अशुभ है, तो पागलपन के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको चंद्रमा को बलवान करना आवश्यक होता है। ये आध्यात्मिक उपाय होता है। अब इस आध्यात्मिक उपाय के लिए आपको अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा जो है वो एक धनदायक ग्रह भी होता है, यह धन का भी कारक होता है। तो इसीलिए चंद्राधि योग आदि देखा जाता है। तो यदि व्यक्ति का चंद्र बलवान है तो उसके पास धन दौलत काफ़ी होगी। और यदि कहीं चंद्रमा, कई बार क्या होता है, गोचर में क्षीण हो जाता है, किसी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि उस पीरियड में उसके पास उसको धन हानि होने की संभावना होती है। या कुंडली में परमानेंटली अगर चंद्रमा क्षीण है तो उसे धन की समस्या होती है। तो इसलिए चंद्रमा आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का भी कारक है, माता का भी कारक है, धन का भी कारक है, आपके शरीर की स्वास्थ्य का भी कारक है। इसके साथ साथ चंद्रमा जिनका बलवान होता है, या जो लोग चंद्रमा से गवर्न होते हैं, वो सामान्य कद के, उनका रंग गोरा होता है, अधिकांशतः गोरा होता है। कभी कभी किसी कुंडली में लग्न में चंद्रमा होने के बावजूद भी व्यक्ति का रंग गोरा नहीं होता, किंतु अधिकांश रूप से यह देखा गया है कि चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति का रंग गोरा ही होगा। उसकी आंखें सुंदर निष्पाप होंगी, वह व्यक्ति खुद स्वयं सुंदर होगा। हाँ, थोड़ा सा उसकी पेट थोड़ा निकल आता है, और ऐसा व्यक्ति शांत, इमोशनल बहुत अक्सर पाए जाते हैं। इमोशनल होने के साथ साथ इमोशनल होने के कारण ये लेखन में बहुत ही सक्षम होते हैं। लेखन अर्थात कविता है, नाटक है, आपका निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, इनके ये अच्छे रचनाकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये व्यक्ति जो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, वे जैसे मान लीजिए कर्क राशि वाले हुए, ये अपने घर बार में मग्न रहते हैं, बाहरी दुनियादारी की झंझटों से दूर रहते हुए शांत जीवन बिताने में यकीन रखते हैं। पैसा संचय करने की इच्छा होती है और करते भी हैं, किंतु कभी कभी ये अनाप शनाप भी खर्चा कर देते हैं। इसके साथ साथ ये वर्तमान में रहने वाले होते हैं, इनको भूत भविष्य से अधिक वर्तमान ज़्यादा प्यारा होता है। इनकी वाणी जो होती है वो बहुत मधुर होती है, और अपनी वाणी से ये व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनमें ये लेखन कला के साथ साथ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल लेखन ही हो, ये अन्य कलाओं में भी
रुचि रखते हैं, और कई बार तो इनमें मान लीजिए इनको ये स्वयं कलाकार नहीं भी होते, लेकिन कला के पारखी होते हैं। तो इनको ये समझ होती है कि कला में क्या देखा जा सकता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि यह एक स्त्री ग्रह है। चंद्रमा जो है वो एक स्त्री ग्रह है, सूर्य पुरुष ग्रह है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है। अब आइए कि यदि किसी व्यक्ति को चंद्रमा दूषित हो रहा हो तो चंद्र से संबंधित बातें उसके जीवन में कम हो जाती हैं और उसको उससे संबंधित कष्ट प्राप्त होते हैं। चंद्र यदि बलवान है तो उससे संबंधित वस्तुओं के उसको लाभ मिलते हैं। यदि हमारा चंद्रमा किसी कारण हमको अशुभ फल दे रहा हो या क्षीण हो, अच्छा क्षीण कब होता है? चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक बलवान होता है, अर्थात सूर्य से कम 72 डिग्री यानी 72 अंश तक के अंदर यदि चंद्रमा होता है तो वो क्षीण होता चला जाता है। मान लीजिए अगर वो अमावस्या का चंद्र है तो समझ जाइए चंद्रमा पूरी तरह से क्षीण हो चुका है, वो अस्त हो चुका है सूर्य के कारण, और अस्त ग्रह कोई फल नहीं दे पाते। तो चंद्रमा पूर्णिमा में सबसे अधिक बलवान होगा क्योंकि वो ठीक सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। तो ऐसी स्थिति में जब यदि चंद्रमा क्षीण हो और उससे संबंधित हमको बुरे परिणाम मिल रहे हों तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? पहला उपाय तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके जो देवता हैं वो हैं शिव और पार्वती। तो शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव जी को दूध चढ़ाएं, शिव जी का रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें तो उनको लाभ मिलेगा। दूसरा आइए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है दान। दान किसका करें हम? दान करने के लिए आप जल, दूध, चावल, शक्कर, श्वेत वस्त्र इनका दान करें, और यह दान शास्त्रों में जैसा कहा गया है वह किसी वैश्य स्त्री को किया जाना चाहिए। किंतु मेरा मानना है कि दान करने के लिए आपको ये सोचना बहुत आवश्यक है कि वह दान हम किसे दे रहे हैं। यदि आपने रास्ते चलते किसी को दे दिया पैसा, कुछ पैसे दे दिए दान में, और उस पैसे का उसने दुरुपयोग किया तो वो दान आपको फलीभूत नहीं होगा बल्कि इसका आपको विपरीत फल मिलेगा। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि हम जो दान कर रहे हैं वह दान के प्राप्त करने का उपयुक्त व्यक्ति है या नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि यदि दान हमें करना है तो सबसे अच्छा दान पशु, पक्षी, मछली आदि हैं। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होंगे दान के प्राप्त करने वाले। तो इनको हम चावल, शक्कर और आटा, इसके साथ साथ आप दूध, इसका दान करें, इनको दें तो ये आपको ज़्यादा लाभकारी होगा। इनका आशीर्वाद आपको भरपूर मिलेगा। ये जो मूख होते हैं इनका आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ साथ यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप श्वेत वस्त्रों को धारण करें। श्वेत रंग भी जो इसका चंद्रमा का कारक है। और इसके साथ ही आप शुक्ल पक्ष के
किसी सोमवार को प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर चांदी की अंगूठी में मोती धारण करें। यदि मोती ना लें तो मोती के बदले आप मून स्टोन ले सकते हैं, जिसको चंद्रकांत मणि कहा जाता है। मून स्टोन भी बिल्कुल मोती जैसा ही फल आपको प्रदान करता है। अब इसको आप पहले से बनवा कर ले आएँ। चांदी भी चूँकि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए चांदी की अंगूठी में पहनना आवश्यक है। तो चांदी की अंगूठी में मोती या मून स्टोन आप पहले से बनवा कर ले आएँ। सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के भीतर आप उसे भगवान के स्थल पर रखकर उसको पहले गंगा जल या कच्चे दूध से धो लें और उस पर हल्दी, कुमकुम आदि चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर आप एक माला ओम सोम सोमाय नमः और एक माला ओम नमः शिवाय का जप करने के पश्चात उसको अपनी रिंग फिंगर में धारण कर लें। निश्चित ही इसके साथ में आपको अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप ये भी नहीं करते तो एक चांदी का कड़ा इस तरह का, जैसा ये मैंने पहन रखा है, इस तरह का कड़ा चांदी का धारण करें। या जड़ी भी जो होती हैं वो वैसा ही फल देती हैं जैसा रत्न देते हैं। तो चंद्रमा के लिए कहा गया है खिरनी की जड़, वो आप सफ़ेद धागे में बांधकर उसे आप अपने गले या भुजा में धारण कर सकते हैं। आपको इससे निश्चित रूप से अच्छा फल प्राप्त होगा। तो आज चंद्रमा के बारे में हमने जानकारी ली, और भी बहुत सारी बातें हैं जो एक छोटे से समय में नहीं बताई जा सकती हैं, नहीं आ सकती। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई पहले से इसको तैयार करके नहीं रखता, और जो बातें मेरे उसमें अनुभव में आई हैं उसके आधार पर मैं आपको बताता जाता हूँ। तो कई बार मुझको ऐसा लगता है कि वीडियो बनाने के बाद कि मैं ये चीज़ बताना भूल गया। तो मैं इसके बाद जब मेरे पूरे सारे ग्रहों का हो जाएगा तो उस समय जो छूटी हुई बातें हैं उनके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें जैसे मैंने सूर्य के विषय में कुछ छूट गया हो या चंद्रमा के विषय में कुछ छूट जाए, क्योंकि निश्चित रूप से, क्योंकि इतना विशाल है ज्योतिष का कि आपको बहुत सारी बातें छूट सकती हैं। तो आज मैं यहीं विराम लेता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, उसमें कंजूसी ना करें, और साथ में शेयर कर दें। यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ज्योतिष के विषय में इसी तरह के लिए और भी अन्य अच्छे जानकारियों से भरे हुए वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।